नमस्कार, मीडिया प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे तक बात होगी देश दुनिया की बड़ी खबरों की। बताएंगे आज 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव इस समय जारी है। संसद भवन के परिसर के भीतर इस समय चुनाव के लिए मतदान जारी है। उस पर अपडेट के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। साथ ही अभी तक के पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक भी लेंगे मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ। इस पर भी होगा अपडेट, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने डाला पहला वोट। सीपी राधाकृष्णन और वी सुदर्शन रेड्डी के बीच है मुकाबला। एनडीए ने किया जीत का दावा। पीएम मोदी हिमाचल और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे सर्वेक्षण। रवाना होने से पहले पीएम ने कहा, इस दुखद घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है भारत सरकार। भारत दौरे पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री 8 दिन की राजकीय यात्रा में। नवीन चंद्र रामगुलाम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। नेपाल में नहीं थम रहा बवाल। पीएम ओली ने आज शाम बुलाई सर्वदलीय बैठक। पड़ोस के घटनाक्रम पर भारत की कड़ी नजर। एमईए ने भारतीय नागरिकों को दी सतर्क रहने की सलाह। और अफगानिस्तान और हांगकांग की भिड़ंत के साथ आज से यूएई में शुरू होगा एशिया कप T20। मेजबान देश के साथ कल भारत खेलेगा अपना पहला मैच। खबरों की शुरुआत करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव से। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इस समय नए संसद भवन में मतदान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से जारी है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद और मंत्री हिस्सा लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, इन सभी नेताओं सांसदों ने अपना वोट डाला। लेकिन इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले वोट के साथ उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला और इसके बाद एक एक कर तमाम सांसदों ने इस मतदान में अपना वोट डाला है। 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के समर्थित उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को लेकर भी विपक्षी गठबंधन ने कड़ी मशक्कत की है। एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के समर्थित उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी, दोनों के बीच ये मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहला वोट डालने के बाद सभी सांसदों ने सिलसिलेवार तरीके से मतदान किया। ये मतदान अभी भी जारी है। 6 बजे, 5 बजे तक मतदान है। 6 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी और आज देश को मिलेगा 17वां उपराष्ट्रपति। भाजपा सांसद कंगना रनौत और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने भी संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रही वोटिंग के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान को लेकर निर्देश दिए। इससे पहले इंडी गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए क्रॉस वोटिंग की अटकलों को खारिज किया था। उन्होंने भरोसा जताया कि वे इस चुनाव में जीतने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वे केवल लोगों की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि यह भारतीय राष्ट्रवाद की बड़ी जीत होने वाली है। हम सब एक हैं, हम एक रहेंगे। हम चाहते हैं कि विकसित भारत बने। ये जीत उस दिशा में ले जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान नए संसद भवन में शाम 5 बजे तक चलेगा और इसके बाद मतगणना शाम 6 बजे शुरू होगी और परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडी ब्लॉक के प्रत्याशी पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी के बीच ये मुकाबला है। 3 पॉलिटिकल पार्टी उपराष्ट्रपति पद के हो रहे चुनाव से दूर हैं। इनमें ओडिशा से नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल और तेलंगाना से चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस शामिल है। जबकि एआईएडीएम और आम आदमी पार्टी ने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दिया है। और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इस समय वोटिंग जारी है। वहीं इस बीच एनडीए नेताओं और सांसदों ने अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत का दावा किया है, तो वहीं विपक्ष के अपने दावे हैं। मुझे लगता है कि अंतरात्मा से मतदान करने के बाद भी ये अवश्यंभावी है कि एनडीए के कैंडिडेट के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी एक बड़े अंतर के साथ में विजयी होंगे। एनडीए के कैंडिडेट के नाते सीपी राधाकृष्णन साहब की विजय उतनी ही सुनिश्चित है जितनी कल का सूर्योदय पूर्व से होना है। सीक्रेसी आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी तो टोपी बता रही है मैंने किसे वोट दिया। हमारे उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब और बड़े पैमाने पर उनको वोट जा रहा है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत का पूरा भरोसा है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राधाकृष्णन का एक बड़ा व्यक्तित्व है, वह उपराष्ट्रपति पद पर जरूर चुने जाएंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने संसद भवन परिसर में धर्मेंद्र प्रधान से विशेष बातचीत की। धर्मेंद्र प्रधान अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, उपराष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, कितनी उम्मीदें हैं शिक्षा मंत्री को? हम 100% आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। भारी मतों से हमारे प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन जी का विजय होगा। दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई करने की कोशिश, ये राष्ट्रीय स्तर की चुनाव है, अच्छे मतों से हम जीतेंगे। राधाकृष्णन जी का व्यक्तित्व भी एक बड़ा रहा है और पार्टी ने उनको मौका दिया। सीपी राधाकृष्णन जी बहुत अनुभवी और सुलझे हुए व्यक्ति है। चलिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिनका कहना है कि सीपी राधाकृष्णन जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर हमारी जो है वो एक बड़ी विक्ट्री होने वाली है और इसको लेकर हमारी पार्टी और पूरा जो देश है वो आशान्वित है कि सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होंगे। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उपराष्ट्रपति चुनाव पर इस समय मतदान का क्या अपडेट है, जानने के लिए चलते हैं अपने साथी संवाददाताओं के पास। हमारे साथ देवेंद्र रावत जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ शैलेन भी जुड़ेंगे। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस रफ्तार से और किस तरह से अब मतदान जारी है, क्योंकि दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई इस उपराष्ट्रपति चुनाव में हुई, लेकिन वोट की तारीख तक पहुंचते पहुंचते अंतरात्मा की आवाज बहुत बड़ी हो गई है। दावे अब उसी के हो रहे हैं। देखिए ऋतु, जाहिर तौर पर जिस प्रकार का ये कोशिश की जा रही थी इंडिया अलायंस की तरफ से, बी सुदर्शन रेड्डी जी को जब मैदान में उतारा गया राधाकृष्णन जी के अपोजिशन में, तो एक इस कोशिश की गई कि जो साउथ की जितनी पार्टियां होंगी इंडिया अलायंस की तरफ से, ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव था कि वाईएसआर कांग्रेस हो या टीडीपी हो या और जो साउथ की जितने बाकी जो दल हैं जो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, वो जो है कहीं ना कहीं टूटे और वो अंतरात्मा की आवाज़ करें। लेकिन जिस तरीके की तैयारियाँ हमने देखी पिछले 2 दिन की बात की जाए, रविवार और सोमवार की बात की जाए, कि पूरा एनडीए जो था वो एकजुट था। आप समझ सकती हैं कि जो
कार्यशालाएं हुई हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की, भाजपा की जहां बात की जाए, भाजपा प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं कि पूरे दिन जो है कार्यशाला में मौजूद थे, तो आप सिंसियरिटी समझ सकते हैं, सीरियसनेस समझ सकते हैं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी आज सुबह तक भी जो है, आज सुबह भी जब ये मतदान से पहले जो है संसद भवन में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, उनके ऑफिस में सभी इंडिया अलायंस की भी बैठक हुई, तो कोशिश की गई कि, लेकिन देखिए जहाँ तक नंबर्स की बात है ऋतु, नंबर्स में एनडीए का पलड़ा भारी है, पहले से नजर आ रहा है, और इंडिया अलायंस भी ये समझती है, लेकिन एक सिंबॉलिक लड़ाई करने की कोशिश की। और जैसे मैंने आपने भी ये बात नोट की कि दक्षिण बनाम दक्षिण करके कहीं ना कहीं एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे टीडीपी हो, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है, वो जो अपोजिशन में है तेलंगाना में, आंध्रा में, माफ कीजिए आंध्र प्रदेश में, वो भी जो है वो जो है राधा कृष्णन जी के पक्ष में आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस जिस कोशिश में था, जिस तैयारी के साथ आया था, जिस मनोस्थिति के साथ उन्होंने अपने कैंडिडेट जो है रेड्डी साहब को उतारा था, सुदर्शन रेड्डी साहब को, हाँ, क्या वो उस कहीं ना कहीं रणनीति को जो है भेदता वो हुआ सफल होते नजर नहीं आ रहे। एनडीए दिखाई दे रहा है देवेंद्र। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब अंतरात्मा की आवाज की बात हो रही है, तो ऐसे में अकाली, बीजेडी कई मौकों पर सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी है, कई ऐसे बड़े फैसले रहे जिसमें बीजेडी का समर्थन रहा है संसद के भीतर। फिर बीजेडी, अकाली दल, बीआरएस, ये तीनों पार्टियों का एब्सटेन करना, ये किस तरह की अंतरात्मा की आवाज है? देखिए, अकाली दल भाजपा का बहुत पुराना सहयोगी दल रहा है, उसी तरह बीजू जनता दल भी बहुत पुराना सहयोगी दल रहा है, लेकिन जो ज़मीनी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, आज बीजू जनता दल जो है वो अपोजिशन में है और उड़ीसा में भाजपा की सरकार है। कहीं ना कहीं वो एक जो ज़मीन की जो एक कह सकते हैं कि राज्य की जो एक स्थिति है, राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उसका जो है मूल्यांकन करके बीजेडी को ये सही लगा कि हम एब्सटेन कर जाएं बनिस्पत कि हम उनका जो है किसी पक्ष या विपक्ष में रहें। तो कहीं ना कहीं एक गुंजाइश की भी बात कह सकते हैं, क्योंकि देखिए नंबर्स जो है साफ तौर पर एनडीए के पास हैं, 424 से ज़्यादा जो है वोट जो है वो इस वक्त एनडीए के पास है। मैं आपको बता दूं, स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, वो भी, और पंजाब से एक और सांसद है, ऐसी जानकारी आ रही है कि वो भी जो है आम आदमी पार्टी के सांसद है, वो भी एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकती हैं कि जो है जो कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो इंडिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट जो वो सांसद है उन पे भी आधारित है। लेकिन जहाँ पार्टियों की बात है, अकाली दल हो, बीजू जनता दल हो, इन्होंने मैसेजिंग भी एक तरीके कह सकते हैं कि ये विपक्ष में भी वोट नहीं दे रहे हैं, तो आप अपनी स्थिति को भी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम अभी न्यूट्रल रहकर ये परिस्थितियां देखना चाह रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं राज्यों की, उसके अनुरूप जो है उनका जो ये रुख रहा है, असल बात तो नंबर गेम की है, समझने लायक समझ में आता है। कितनी संख्या से जीत होती है, बात उसकी है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवेंद्र, शैलेंद्र तक शायद हमारी आवाज अभी पहुंच नहीं रही है। अच्छा, शैलेंद्र हमें सुन पा रहे हैं। जी शैलेंद्र, आप ही से जानना चाहेंगे, तीन पार्टियों ने, और ये तीन पार्टियों में दो पार्टियां ऐसी रही जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी रही लंबे समय से, एक ने मौकों पर साथ दिया है। ऐसे में एब्सटेन रहना वो क्या रणनीति है? क्या ये जिस तरह से अंतरात्मा की बात हो रही है, संख्या बल की बात हो रही है, क्या एनडीए को ये मदद कर रही है? जी ये देखिए, टीआरएस जो बीआरएस है, अगर उसकी हम बात में करें तो अकाली दल बहुत पहले बीजेपी की सहयोगी रही थी और हम जानते हैं कि उनसे नाता टूट चुका था, और अब वो पंजाब में एक राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो ऐसे में वो हम जानते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो उनकी एक अलग राजनीति है अकाली दल की, तो वो उन्होंने उचित समझा कि वो ना तो एनडीए के साथ रहें और ना ही इंडी गठबंधन के कांग्रेस के साथ वो नजर आएँ। उनकी अपनी पंजाब की राजनीति है, इसीलिए अकाली दल के एकमात्र जो सांसद हैं उन्होंने अलग रहने का फैसला किया इस चुनावी प्रक्रिया से।
दूसरी बात यह है कि बीजेडी की बात करें, देखिए बीजेडी को हराकर ही बीजेपी सत्ता में आई है उड़ीसा में, और ऐसे में अगर एनडीए उम्मीदवार के साथ बीजेडी चला जाता तो एक संदेश गलत जाता। अब जो उनके कॉडर के मतदाता हैं, चूंकि वो पार्टी फिर से चाह रहे हैं कि कॉडर में एक उत्साह और मनोबल आए, तो निश्चित तौर पर ये एक बीजेडी की रणनीति रही होगी, क्योंकि उड़ीसा में हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसे में एनडीए उम्मीदवार के साथ खड़े होने पर एक तरह से जो एक उन्होंने फैसला किया बीजेडी ने, उनको लगा कि वो अगर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं तो फिर उससे उनको मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ वो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के साथ जाना नहीं चाहते थे, ये एक तरह से बहुत स्पष्ट संकेत है। इसीलिए दोनों से दूरी बनाते हुए चुनावी प्रक्रिया में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। जहां तक टीआरएस यानी अब जो बीआरएस हो गई उसकी बात है, हम जानते हैं कि बहुत एक तरह से कहें बड़ा झटका उनको चुनाव में लगा था, और उसके बाद पार्टी बिखराव की तरफ गई और पार्टी में आंतरिक संकट भी बहुत है। तो ऐसे में एनडीए के साथ जाना या फिर इंडी गठबंधन के साथ जाना उनको इसलिए भी उचित नहीं लगा होगा क्योंकि हम जानते हैं कि तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से देखे वो अपनी पोजीशनिंग करना चाहते हैं, तो इंडी गठबंधन के साथ वो नहीं जा सकते थे। और चूंकि बीजेपी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी है तेलंगाना में, तो ऐसे में बीआरएस ये नहीं चाहती होगी कि वो एनडीए के साथ खड़ी नजर आए, तो उनकी एक अपनी रणनीति है। इसलिए इन तीनों दलों ने इस चुनावी प्रक्रिया से अलग होने का एक तरह से निर्णय लिया है। हम जानते हैं कि वाईएसआर कांग्रेस जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, वाईएसआरसीपी, उसने ये फैसला किया कि वो एनडीए उम्मीदवार के साथ आएगी। ये एनडीए के लिए जो जीत का मार्जिन है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है और राज्यसभा में भी अगर आप बीजेपी, एनडीए के सहयोगी और मनोनीत सदस्यों को मिला लें तो वहाँ पर भी बहुमत है। तो दोनों अगर सदनों के लोकसभा सदस्यों की और राज्यसभा सदस्यों की और मनोनीत सदस्यों की संख्या मिला लें, उसके बावजूद एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है और बहुमत से तकरीबन 40 वोट ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर अब कवायद यही थी कि कुछ और सांसद एक तरह से देखें क्या साथ आ सकते हैं या कुछ दल साथ आ सकते हैं जिनके एकमात्र सांसद हैं। तो वाईएसआर कांग्रेस के तौर पर एनडीए को सफलता मिली ही है। एनडीए के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ एक सांसद वाले दल वो साथ आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई विप नहीं होता, इसमें कोई पार्टी विप नहीं होता। पार्टियां जी हाँ, यही कारण है, विप जारी नहीं होता, इसलिए अंतरात्मा की आवाज की बात की जा रही है। और विपक्षी दल जो है उनका ये कहना है कि अंतरात्मा की आवाज पे ही कुछ बड़े फेरबदल के दावे वो कर रहे हैं। शैलेंद्र आपका भी धन्यवाद, देवेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ गए संवैधानिक विशेषज्ञ डीके दुबे। डीके दुबे जी आपका स्वागत है। सबसे पहले डीके दुबे जी यही जानना चाहेंगे, संविधान में संकट के दौरान बहुत सारी परिस्थितियों के लिए समाधान दिए हुए हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या इतिहास कहीं बताता है कि इस तरह का संकट सामने आया है, और आया है तो किस तरह से उससे सुलझा जाता है? हालांकि 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए लगातार ये कह रहा है कि अंकगणित बहुमत एनडीए के पास है, किसी तरह का कोई संशय नहीं है, लेकिन विपक्ष भी बड़े दावे कर रहा है। देखिए, विपक्ष अपनी बात कह रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि विप जारी नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक गुप्त मतदान से होता है, इसलिए उनको वो अपना आह्वान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई संकट हमको दिखता नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की खास बात ये है कि ये इलेक्टोरल वोट से होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य वोट नहीं डालते हैं, लेकिन लोकसभा इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हों, चाहे वो इलेक्ट करके आए हों, राज्य से आए हों, या फिर वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हों लोकसभा वाले, सभी इसमें वोटिंग करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर भी अगर बात की जाए, कितने भी क्रॉस वोटिंग, हालांकि क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन अगर कितनी भी क्रॉस वोटिंग कर ली जाए तो भी उनके पास बहुमत बहुत ज्यादा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मुझे लगता है कि रिटर्निंग ऑफिसर बहुत ज्यादा पावर रखते हैं और वो प्रक्रिया को अपनाते हैं। हालांकि
इसमें वैलेट से वोट पड़ता है वो इसलिए क्योंकि वरीयता देनी पड़ती है। ये वोट सीधा नहीं होता, ये वोट जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये है कि जो बैलेट पेपर है, जितने कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया होगा उन सभी की वरीयता देनी पड़ती है कि पहली वरीयता में किसको दे रहे हैं, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवें में, जितने कैंडिडेट रहते हैं। और जिन कैंडिडेट के सबसे कम वोट होते हैं उन वोट्स को खारिज करके उनकी दूसरी वरीयता में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होने की वजह से ये प्रक्रिया थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ा समय इसमें लगता है। हालांकि इतने सदस्य नहीं हैं जिसमें बहुत ज्यादा समय लगे, तो जो प्रक्रिया है वो चूंकि बहुत थोड़े से सदस्य वोट डालते हैं, मतलब थोड़े सदस्य मतलब बहुत कम वोटिंग होती है, इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ा संकट दिखता नहीं है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आता है कि कोई बहुत बड़ा संकट कभी आया हो, क्योंकि पार्टी वाइज चुनाव होता है और पार्टियां अपने कैंडिडेट चुन के रखती हैं। ये भी बात है कि अब इस समय की प्रक्रिया में अगर हम बात करेंगे तो 20 सदस्यों का नॉमिनेशन चाहिए, 20 सदस्यों का सपोर्ट चाहिए होता है और 20 जो है वो सेकंड करने वाले हो। 40 सदस्य अगर कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा होता है तो उसको 40 सदस्य चाहिए होते हैं। 40 सदस्य इस समय पाना मुझे लगता है बहुत कठिन काम है किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए, इसलिए कोई संभावना दिखती नहीं और संभावना होती भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। मौजूदा परिस्थितियों ने 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव को दिलचस्प जरूर बना दिया है। शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा, 6 बजे से मतगणना शुरू होगी। इंतजार रहेगा नतीजों का। बहुत बहुत धन्यवाद डीके दुबे साहब हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस विषय पर। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी दोनों राज्यों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। पीएम आज सबसे पहले दोपहर में कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां वो अधिकारियों से मिलेंगे और मौजूदा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कांगड़ा में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों, NDRF, SDRF और आपदा मित्र टीम से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में राज्य सरकार आपदा पर एक विस्तृत प्रस्तुति देगी। इस मॉनसूनी सीजन में हिमाचल के कई इलाकों में भारी भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पर बताया कि बाढ़ और भूस्खलन के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए रवाना हो रहा हूं। भारत सरकार इस दुखद घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल और पंजाब के लिए रवाना होने से पहले ये ट्वीट किया। हिमाचल प्रदेश के निरमंड की घाटू पंचायत के शर्मानी गांव में बीती रात
हुए भयंकर भूस्खलन से एक मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। जानकारी के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा में एक ही परिवार के 5 सदस्य लापता बताए जा रहे हैं, जबकि एक शव बरामद हुआ है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर डटी हुई हैं और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इस बीच भाखड़ा बांध की गोविंद सागर झील का खतरे के निशान 1680 फीट पर है, मगर अभी भी भाखड़ा बांध खतरे के निशान से लगभग 2.90 फीट कम है। वहीं भाखड़ा बांध के चारों फ्लड गेट 6-6 फुट तक खोले गए हैं। नांगल डैम से विभिन्न नहरों और सतलुज नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री आज 2 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। शाम को पीएम मोदी गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जमीनी स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। पीएम मोदी गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य इस कठिन समय में दोनों राज्यों के लोगों की सहायता के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की बारीकी से निगरानी करना है। इस बीच पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री से बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया है। कहा जा रहा है कि पंजाब में कई सालों बाद ऐसी भयानक बाढ़ आई है। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं। पंजाब में भारी बारिश और उफनती नदियों से बाढ़ का सामना कर रहे लोगों के लिए सेना लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। राज्य में बीते दिनों प्राकृतिक आपदा से बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बीच सेना का राहत और बचाव कार्य जारी है, जो फंसे हुए लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ला रहे हैं। और धर्मशाला से हमारे साथ प्रधानमंत्री के हिमाचल के दौरे से जुड़ी खबरों के लिए जुड़ गए हैं प्रकाश पंत। प्रकाश पंत जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कितनी देर में पहुंच रहे हैं और हिमाचल में जिस तरह की तबाही इस मानसूनी बरसात में हुई है, उससे काफी उम्मीदें केंद्र की तरफ हिमाचल प्रदेश को है। किस तरह से इस दौरे को लेकर अधिकारी से लेकर आमजन देख रहे हैं? प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। अभी अभी पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड किया है धर्मशाला एयरपोर्ट पर और प्रधानमंत्री बस सबसे पहले यहाँ जो आपदा पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उनसे मिलेंगे, कुछ ही देर में मिलेंगे। इसके बाद वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो हमारे आपदा जो बचाव कर्मी हैं, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से पूरे आपदा के दौरान लोगों की जान बचाई, लोगों को मदद पहुंचाई, उनसे मिलेंगे। और साथ में मुख्यमंत्री सुक्खू, गवर्नर के साथ और जो बाकी जो उच्च अधिकारी हैं और सारे जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करेंगे। लगभग 1 घंटे का पीएम का कार्यक्रम है और इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ केंद्र की भी एक पहले से ही एक उच्च स्तरीय टीम हिमाचल में मौजूद है, जो पूरा बाढ़ और इसका आकलन कर चुकी है। तो ये पूरा एक ब्यौरा पीएम को दिया जाएगा। जी प्रकाश जी, राज्य आपदा प्रबंधन जो है उसका अभी तक का क्या आकलन है नुकसान को लेकर, जो वो प्रधानमंत्री के सामने रखेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री आपदा मित्रों से भी बात करेंगे, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम अधिकारियों से भी, क्योंकि पुनर्वास के जो अभी तक कार्य हुए हैं उसकी भी समीक्षा की जाएगी। जी ऋतु, देखिए मैं बताऊं, यहाँ तो बहुत ही अप्रत्याशित आपदा आई है। ऐसी कभी हिमाचल के लोग जो बहुत बुजुर्ग भी हैं वो कहते हैं उन्होंने पिछले 170 सालों में कभी ऐसी आपदा नहीं देखी। 400 के लगभग लोगों की जानें गई हैं पूरे 1 महीने के, मात्र 1 महीने के मूसलाधार बारिश और भूस्खलन में। 2000 से ज्यादा घर पूरी तरह से बह गए हैं। 5000 से ज्यादा घर रहने लायक नहीं रहे। भले वो पार्शियली डैमेज की कैटेगरी में रखे गए हैं, लेकिन अब वो रहने लायक नहीं है। आज या कल में वो गिर जाएंगे, कब गिर जाए कह नहीं सकते। सड़कें पूरी तबाह हो गई हैं। 5 हाईवे जो प्रदेश को जोड़ते हैं बाकी देश से, वो जगह जगह कटे पड़े हैं। लगभग वेहिकुलर ट्रैफिक, जो वाहनों के द्वारा जो लंबी दूरी का ट्रैफिक लगभग बंद है। जो बागवान और टूरिज्म के लिए जाना जाता है ये प्रदेश, हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जो सेब की फसल है, वो ठीक सेब के पीक मौसम में ये आपदा आई है। या तो पेड़ों से कट ही नहीं पाए, जो कट गए वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए,
तो लगभग फसल भी बर्बाद हो गई है। तो बर्बादी का आलम तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े स्केल पर बर्बादी हुई है। और पर एक बात कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, इससे जो लोगों के पस्त हौसले थे, जो लोगों के जख्म थे, उसमें मरहम का काम करेगा, उनके हौसले बढ़ाने का काम करेगा। तो काफी उम्मीदों से लोग पूरे प्रधानमंत्री के विजिट को देख रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़े अन्य अपडेट भी प्रकाश जी आपसे लेंगे। अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नेक्स्ट जेन जीएसटी के पंचरत्न: सिंपल टैक्स सिस्टम, कंजम्पशन को बूस्ट, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा और मजबूत स्टेट सेंटर पार्टनरशिप। नेक्स्ट जेन जीएसटी। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह से ही जारी है। 5 बजे तक ये मतदान होना है। ताजा अपडेट आपको दे देते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। अब तक 528 वोट डाले जा चुके हैं। ये 528 वोट तकरीबन 67% मतदान यानी अभी तक हो चुका है। 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह से 10 बजे से मतदान जारी है। पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला। उसके बाद विपक्ष की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डाला और इसी के साथ सिलसिलेवार तरीके से तमाम सांसदों ने अपना मतदान किया है। और अभी तक 528 वोट पड़ चुके हैं, जो कि 67% मतदान अभी तक उपराष्ट्रपति चुनाव में हो चुका है। 5 बजे तक वोटिंग जारी है। 6 बजे मतगणना होगी और आज देर शाम तक नतीजे सामने होंगे। 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 उम्मीदवार, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच ये मुकाबला है। इस मुकाबले में दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि एनडीए के पास अंकगणित की मजबूती है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन का दावा है कि अंतरात्मा की आवाज पर और क्रॉस वोटिंग का हवाला लगातार विपक्ष दे रहा है और उसके नतीजों के वो दावे कर रहा है कि कुछ बदले हुए नतीजे आएंगे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के पास नंबर गेम है, मजबूती है आंकड़ों की, ताकत है आंकड़ों की, तो उनका भी दावा है कि सीपी राधाकृष्णन 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगे। तो अब तक 67% मतदान हो चुका है। 528 वोट डाले जा चुके हैं। मतदान अभी भी जारी है। 5 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। और आइए अब बात करेंगे पड़ोसी देश नेपाल की, जहां सोशल मीडिया पर बैन लगाने को लेकर लगातार दूसरे दिन युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू घाटी और अन्य जिलों में नेताओं और मंत्रियों के आवासों को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, कई जगहों पर संपत्ति में आग लगा दी। ललितपुर के सुनाकोठी में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग का घर प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पहले मंत्री के घर पर पथराव किया, फिर स्थिति आगजनी में बदल गई। पुलिस ने बताया कि कुछ तोड़फोड़ और आग लगने की छोटी सी घटना हुई। हालांकि अब स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। वहीं उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल के भैंसेपाटी स्थित आवास पर भी पत्थरबाजी हुई। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर और नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर विश्व पौडेल के आवास पर भी हमला किया गया। प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा के बुढ़ानी कंठ स्थित घर को आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के खुमलटार स्थित आवास पर भी पथराव हुआ है। बहरहाल कर्फ्यू के आदेश के बावजूद युवाओं ने मंगलवार को न्यू बानेश्वर, कलंकी चौक और घाटी के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन जारी रखा। कलंकी चौक में युवाओं ने टायर जलाए और सोमवार के हिंसा में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की मांग की।
इस बीच सोमवार शाम को गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मंगलवार को नेपाली कांग्रेस के नेता और कृषि एवं पशुपालन मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी पद छोड़ दिया। उन्होंने सरकार की तानाशाही रवैये का हवाला दिया। वहीं कांग्रेस महासचिव गगन थापा ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदीप पौडेल ने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस बीच देश के हालात पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि स्थिति का आकलन करने और एक सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा सभी से कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की अपील भी की गई है। तो इधर भारत ने नेपाल के घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाया हुआ है। भारत ने नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई युवाओं की मौत पर दुख जताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी होने के नाते हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे। काठमांडू और नेपाल के कई अन्य शहरों में कर्फ्यू पर संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि वे सावधानी बरतें और नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कदमों और दिशा निर्देशों का पालन करें। और नेपाल की मौजूदा स्थिति पर ताजा अपडेट के लिए दिल्ली से अक्षय डोगरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, भारत सरकार नेपाल पे नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी की है, दिशा निर्देश को फॉलो करने के लिए कहा है वहां मौजूद भारतीयों के। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये संकट नेपाल के भीतर राजनीतिक संकट है क्या? युवाओं का प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन करने का है, एक सत्ता जिसपे भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप है उस सत्ता को रद्द करने का है। आखिर मसला है क्या? ये राजनीतिक संकट के मूल में है क्या? देखिए ऋतु, अगर बात की जाए पूरे के पूरे संकट की, तो इस वक्त हम अभी नेपाल एम्बेसी के पास ही मौजूद है। यहाँ पर भी सुरक्षा के काफी चौकस जो इंतजाम है वो किए गए हैं। और अगर इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट की बात की जाए तो ये गुस्सा लोगों का टिपिंग पॉइंट तब था जब सोशल मीडिया को बैन किया गया। लेकिन इसके कारण क्या थे? अब जो वहां की जेनजी है, यानी कि जो युवा वर्ग है, बच्चे हैं, जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव थे, उन्होंने एक मुहिम ये चलाई थी कि जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े जो वहां के अफसर हैं और जो एक तरह से सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो घर वाले हैं, जो नेपाल के बाहर विदेशों में जाकर सेटल हो चुके हैं, विदेशों में रहते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं या फिर वहां अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो अपने पोस्ट डाला करते थे, तो उसको एक तरह से कंपाइल किया गया। उनको एक तरह से वहां के जो युवा है उन्होंने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करके करना शुरू किया, ये कहकर कि जहां नेपाल में बेरोजगारी है, जहां नेपाल में गरीबी है, जहां नेपाल में लोगों के पास पर्याप्त अपने घर चलाने के लिए साधन नहीं उपलब्ध है, वहीं मंत्रियों के, अफसरों के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, वहां पर लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, लुई विटॉन से लेकर एर्मेस के बैग खरीद रहे हैं, वहां पर जो उनका जो एक तरह से एक लैविश लाइफस्टाइल था उसके ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए और उसके ऊपर एक सोशल मीडिया के ऊपर काफी व्यापक मुहिम चलाई। उसके कुछ ही समय बाद हमने देखा कि कोइंसिडेंटली वहां की सरकार ने सोशल मीडिया पर ये कहते हुए बैन लगाया कि कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा। तो युवाओं को गुस्सा ये कहकर फूटा कि जैसे ही मुहिम चलाई गई मंत्रियों को और नेताओं को एक्सपोज करने के लिए कि उनके बच्चे और उनके रिश्तेदार किस तरह से एक काफी ज्यादा एक लग्जूरियस लाइफ विदेशों में जी रहे हैं, वहीं पर नेपाल का जो युवा वर्ग है वो बेरोजगार है, वो गरीब है, उसके पास एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है, और ऐसे में ये करप्शन ही है कि करोड़ों रुपए उन नेताओं के बच्चों के पास कहां से आ रहे हैं जिनकी तनख्वाह महज 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में है। ऐसे में उनके बच्चे कैसे लाखों करोड़ों रुपए बाहर खर्च कर रहे हैं। तो कोइंसिडेंस किस तरह का हुआ कि लोगों को ने ये कहा कि क्योंकि ये मुहिम चलाई गई थी नेताओं को एक्सपोज करने के लिए, तो सरकार ने सोशल मीडिया पर ही बैन लगा दिया। इतना व्यापक करप्शन को दिखाया गया और उसके चलते लोगों का गुस्सा फूटा है। तभी सोशल मीडिया वापस लाने के बावजूद हम देख रहे हैं कि अब वहां पर मांगे ये उठ रही है कि प्राइम मिनिस्टर ओली भी अपना इस्तीफा दे
और अब खबर ये आ रही है कि वो अपना इलाज कराने के लिए दुबई जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में कोई करप्शन था। अक्षय अब सवाल बड़ा ये है कि शाम को 6 बजे उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले ही जो तस्वीर राजनीतिक संकट की दिखाई दे रही है, उनके कई कैबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। कई ऐसे मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनके घर फूके जा रहे हैं, जिनके घर में आगजनी की जा रही है। तो एक जो नैतिक समर्थन होता है वो प्रधानमंत्री ओली खोते दिखाई दे रहे हैं। क्या 6 बजे पद छोड़ सकते हैं? एक तख्ता पलट की क्या ऐसी कोशिश दिखाई दे रही है? इसके पीछे की क्या रणनीति, क्या षड्यंत्र, क्या साजिश, क्या दिखता है नेपाल में अब? देखिए, अगर बात की जाए किसी भी एक डेमोक्रेसी की, तो वो लोगों से चलती है। लोगों के मत के ऊपर सरकारें चुनी जाती है, लोगों के मत के ऊपर सरकारें बदलती है। ऐसे में अगर लोग सड़कों पे नाराज है तो सरकार की सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी है लोगों का गुस्सा शांत करना, उनकी बातें सुनना। अगर हालात पहले ही काबू में ला लिए जाते, अगर पहले ही इन सब करप्शन के एलिगेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच कर दी जाती, तो लोगों का गुस्सा इस हद तक ना आता कि वो अपने मंत्रियों और नेताओं के घर फूकने के लिए मजबूर हो जाते या फिर गुस्सा उनका इस तरह ना फूटता। और अब हमने देखा है कि कई सारे बच्चों की और लोगों की वहां पर जाने भी जा चुकी है। तकरीबन 19 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि लोगों की जान गई है, सैकड़ों बच्चे वहां पर घायल है। और जिस तरह से लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया, यानी कि गोलीबारी जो की गई प्रदर्शनकारियों के ऊपर, उसको देखते हुए लोगों में गुस्सा और ज्यादा कई गुना फूटा है। और अब अगर 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो इस वक्त हम केवल कयास लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जिस तरह से गृह मंत्री, वहाँ के कृषि मंत्री और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, अब देखते हुए लग रहा है कि वहाँ की सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है और ऐसे में केयर टेकर सरकार आ सकती है। ये अभी कयास नेपाल के अंदर लगाए जा रहे हैं, लेकिन 6 बजे ही साफ हो पाएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन बच्चों की अगर गुस्से की बात की जाए तो अगर ये पहले ही काबू में ला दिया जाता, पहले ही अगर इन्वेस्टिगेशन कर दी जाती, तो हालात इतने खराब ना होते सब। और इस तरह से लोगों की जानें ना जाती, बच्चों की जानें ना जाती, बच्चे सड़कों पे आने के लिए मजबूर ना होते। सोशल स्थिति की अगर बात की जाए तो नेपाल में कई सारे इंडेक्सेस पे, चाहे वो पॉवर्टी इंडेक्स हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो या फिर अन्य डेवलपमेंट इंडेक्स, उनके ऊपर नेपाल दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक है। और ऐसे में अगर मंत्री के बच्चे लग्जरियस इटालियन ब्रांड्स और अगर यूरोपियन ब्रांड्स के बॉक्सेस अपने सोशल मीडिया के ऊपर अगर वहां पर फ्लॉन्ट करेंगे, तो जाहिर तौर पे सवाल एक बड़ा बनता ही है कि क्या आप एक तरह से डेमोक्रेसी वहां पर सक्सेसफुल हो पाई है अभी तक, और किस तरह के रिफॉर्म्स की, किस तरह के बदलावों की राजनीतिक स्ट्रक्चर में वहां पर जरूरत इस वक्त लोगों को दिख रही है, जिसके कारण वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, पुलिस से भी भिड़ रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर तख्ता पलट की स्थिति अब आके सामने खड़ी हो जाए। अक्षय हम जानते हैं कि 2024 में 12 जुलाई को प्रचंड जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपना वो कॉन्फिडेंस, विश्वास मत खोया और उसके बाद केपी ओली प्रधानमंत्री बने। ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि तमाम वामपंथी पार्टी के नेताओं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और तमाम मंत्री हो, उनके घरों को भी अगर पर हमला किया जा रहा है, तो ऐसे में जनता ने बड़ा साफ संकेत दे दिया है नेपाली कांग्रेस को भी और प्रचंड की पूरी पार्टी को भी। तो विकल्प के तौर पर क्या है? इस राजनीतिक संकट का विकल्प दिख क्या रहा है? देखिए, अब विकल्प की अगर बात की जाए तो विकल्प यही है कि अगर सरकार कॉन्फिडेंस खो चुकी है लोगों का और इस तरह से प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं, तो एक बार फिर से चुनाव की अगर घोषणा की जाए तो कहीं ना कहीं ये संकट टल सकता है, क्योंकि उसके बिना लोगों का गुस्सा ठंडा होने वाला नहीं है। क्योंकि अब लोगों की जान जा चुकी है, जिन लोगों की जाने गई है वहां पर हमने देखा कि किस तरह से हृदय विदारक हमने विजुअल्स देखे कि जहां पर बच्चों की जाने गई, जहां पे लोगों को गोलियां लगी, वहां पर जो खून बहा है उसके ऊपर भी बच्चे अपने नोट छोड़कर गए हैं, ये कहते हुए कि सरकार को माफ नहीं किया जाएगा और सरकार को हटाया जाएगा। लोग काफी ज्यादा नाराज है और इसको देखते हुए अगर हम वामपंथ की सरकार की बात की जाए, जो आती ही एक तरह से सोशलिज्म, समाजवाद के मुद्दे को लेकर है कि सब बराबर रहेंगे, ऐसे में अगर चीजें उसकी बिल्कुल उलट हो रही है तो सरकार का जो मैंडेट है वो वहां पर एक तरह से इलेजिटिमेट, यानी कि लोग उस पर विश्वास अब नहीं करेंगे। और अब लोगों की उम्मीद एक नई सरकार से, एक यंग सरकार से है। बच्चों का वहां पर ये कहना है कि अपने हिसाब से वो सरकार चुनेंगे, पुराने जो जितने भी मठाधीश है उनको हटाया जाएगा और एक तरह से एक पढ़ी लिखी सरकार को वहां पर लाया जाएगा, ताकि जो बच्चों के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो या गरीबी का या एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, उन सभी मुद्दों के ऊपर जो काम करे और जो अभी तक करप्शन हुआ है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे, ऐसी सरकार लाने की मांगे वहां पर हो रही है।
अक्षय, नेपाल की तराई इलाकों की सीमाएं भारत से लगती हैं, ऐसे में भारत सरकार किस तरह के एहतियात बरत रही है? देखिए, एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय जितने भी, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर रहते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, बच्चे कुछ पढ़ने भी जाते हैं, और तराई इलाकों की अगर बात की जाए तो वो बेहद ही करीब है इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट वाले क्षेत्र से। तो अब भारत सरकार ने जहां अपने लोगों को एक तरह से एहतियात बरतने के लिए कह दिया है, वहीं कई सारे लोगों का पलायन इस तरफ नेपाल है, ताकि अपनी अपनी सुरक्षा वो लोग कर पाए। तो किस तरह से हालात बदले बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से आप बता रहे हैं, नेपाल इस समय हिंसा के उस दौर से गुजर रहा है जहां युवाओं के साथ साथ कई और वर्ग इस समय अब उस बड़े बदलाव के हिस्से के भागीदार होते जा रहे हैं, जहां वो मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार से एक तरह से त्रस्त होके अब उनका ये मानना है कि इस सरकार को सत्ता पे नहीं रहना चाहिए। ये एक बड़ी मांग इस भीड़, इस प्रदर्शन की हो गई है। प्रधानमंत्री ओली आज शाम को 6 बजे एक आपात बैठक करने जा रहे हैं। उससे पहले पिछले 24 घंटे के अगर घटनाक्रमों को हम देखें तो जहां एक तरफ प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओली कैबिनेट के कई मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। एक राजनीतिक बड़े संकट से इस समय नेपाल गुजर रहा है। देखना दिलचस्प होगा 6 बजे इस बैठक में क्या रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, अभी तक के पूरे अपडेट के लिए। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम भारत की अपनी 8 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मुंबई पहुंच गए हैं। अपने वर्तमान कार्यकाल में ये भारत की उनकी पहली राजकीय यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर रामगुलाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा वे मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुए SRMU कांड के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की सघन जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद हर जनपद में विशेष जांच टीमों का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इसे लेकर कहा कि 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट भेजनी होगी। बाराबंकी रामस्वरूप विश्वविद्यालय प्रकरण के बाद बहुत सी चीज़ें संज्ञान में आई हैं, जो अनियमितताएं विश्वविद्यालय या महाविद्यालय कर रहे थे। तो अभी योगी जी की एक जो घोषणा हुई है, जिसमें उन्होंने एक कमेटी गठित की है जो शपथ पत्र लेगी प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय से और महाविद्यालयों से कि वो कितने कोर्स चला रहे हैं, सब कोर्स मान्यता प्राप्त हैं कि नहीं है, और एक स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ शिक्षा क्षेत्र का अधिकारी उस कमेटी में होगा जो जांच करेगा। अगर जो गलत पाया जाएगा तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर में दंतेवाड़ा जिले की इंद्रावती नदी लंबे समय तक विकास और सुरक्षा के रास्ते में बाधा बनी रही, लेकिन अब इसी नदी पर बना छिन्नार पुल नक्सलियों के लिए काल और ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा बनकर उभरा है। देखिए बस्तर से डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पर बना छिंदनार पुल अब नक्सलियों के लिए काल बनकर आया है। इंद्रावती नदी दशकों से नक्सलियों और सरकार के बीच एक बड़ी सीमा का विभाजन करती रही है। खासकर मध्य और दक्षिण बस्तर इलाके में बारिश और नदी में तेज धारा की वजह से सरकारी सिस्टम यहां तक नहीं पहुंच पाता था और इन इलाकों में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी। पुल नहीं होने के कारण यहां रहने वाले ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। न तो सरकारी योजनाएं इन गांवों तक पहुंच पाती थीं और न ही ग्रामीण आसानी से शहर तक जा पाते थे। इसी कमी का फायदा नक्सली उठाते रहे और नदी पार के इलाकों में उन्होंने कई सुरक्षित ठिकाने बना लिए। लेकिन छिंदनार पुल बनने के बाद नक्सलियों की जड़ें कमजोर होने लगी हैं और उनके ठिकाने खत्म हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो नदी पार अस्पताल तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता था। प्रसव के समय महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी। पुल बनने से नदी के उस पर जो 20-25 गांव है ना,
वो गांव वाले को बहुत राहत मिला है। आने जाने का दिक्कत हो रहा था पहले, और राशन उसन लाने का दिक्कत हो रहा था, और जब कोई आदमी बीमार पड़ता था तो एम्बुलेंस जा नहीं सकती थी। अब पुल बन गया तो नदी इस पार वाले को थोड़ा सा राहत मिला है। दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर का कहना है कि इंद्रावती नदी पर बना छिंदनार पुल विकास और सुरक्षा दोनों दृष्टिकोणों से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। का जो ब्रिज है उससे एक तरफ जहां सिक्योरिटी सिनेरियो में हम सुदृढ़ हुए हैं, फोर्सेस का मूवमेंट काफ़ी आसानी से हो पाता है, और दूसरी तरफ जो अबूझमाड़ का वो गेटवे और एक्सेस हो गया है, पूरे अबूझमाड़ का एक्सेस वहां से हो पा रहा है, हांदावाड़ा क्षेत्र का एक्सेस वहां से हो पा रहा है। उस पुल के चलते जो एरिया हमारे लिए अनरीचेबल था, जहाँ पे कि काफ़ी वामपंथी एक्टिविटीज़ होती थी, तो फोर्सेज अब उसको डोमिनेट कर पा रही हैं। शिक्षा की सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ, राशन की सुविधाएँ, पेयजल की सुविधाएँ एवं अन्य आवश्यक विकास की सुविधाएं और तीव्र गति से अबूझमाड़ की ओर बढ़ रही हैं। दंतेवाड़ा जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि छिंदनार पुल बनने से हजारों ग्रामीणों को राहत मिली है। अब विकास की योजनाएं सीधे इन गांवों तक पहुंच रही हैं और सुरक्षा बलों की आवाजाही भी आसान हो गई है। पुल पुलिया के अंदर हमारा जो कनेक्टिविटी मिशन चल रहा है जिले के अंदर, तो जितने भी हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं जो नदी नाले की वजह से बारिश के मौसम में कट जाते हैं, उसमें एक मिशनबद्ध तरीके से एक कार्य योजना बनाकर हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छा इसमें कनेक्टिविटी के अंदर काम किया है। ऐसे ही हमने बड़े बड़े जो पुल नाले हैं उसमें हमने चिन्हांकन करके मिशन के तरीके पे कार्य योजनाबद्ध हम काम कर रहे हैं इसमें। छिंदनार पुल बनने से जहां ग्रामीणों को राहत मिली है, वहीं नक्सलियों की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है। यह पुल उत्तर बस्तर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात 50वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। महोत्सव में गांधी वेब सीरीज के पहले 2 एपिसोड प्रीमियर हुए हैं। अभिनेता प्रतीक गांधी ने हंसल मेहता के निर्देशन में बनी इस सीरीज में महात्मा गांधी की भूमिका निभाई है। टोरंटो में हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य ने प्रतीक गांधी से उनके रोल की चुनौतियों के बारे में बात की। प्रतीक गांधी, जिन्होंने महात्मा गांधी का रोल अदा किया है गांधी वेब सीरीज में, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है, हमारे साथ हैं। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ में। ये बताइए कि कितना चैलेंजिंग था एक कॉम्प्लेक्स और हिस्टोरिकल रिवर्ड फिगर को दिखाया आपने। सबसे बड़ी चैलेंज इसमें ये थी कि हम जिस मोहन की बात करने जा रहे हैं उसे हम खुद महात्मा के तौर पे ना देखें। वो हम इस मोहन की बात कर रहे हैं जिसे शायद दुनिया नहीं जानती, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया महात्मा को ही जानती है, पर मोहन की अपनी जर्नी है। सबसे बड़ी चैलेंज सिर्फ ये थी कि क्योंकि मैंने बचपन से महात्मा गांधी को देखा है, सुना है, पढ़ा है, पर मोहन की जर्नी हम नहीं बता पाए कभी। तो मुझे उस मोहन की इनोसेंस को बाहर लाना था, बस वही एक चैलेंज था, और जिसे हमने, मुझे लगता है कि हमारे राइटर्स ने बहुत बखूबी से इसे लिखा है। जी बताइए कुछ अपने प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि हम, जैसे आपने कहा, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक शायद लॉ स्टूडेंट भी दिखाया है, एक कॉन्फिडेंट लीडर भी दिखाया है, तो प्रिपरेशन कैसी रही आप? जब मैं खुद को ये सोच रहा था कि हमें मोहन को बनाना है, तो मोहन को बनाने के लिए, और मैं थोड़ा भाग्यशाली ऐसे भी रहा कि मैं पिछले 10 सालों से थिएटर पे मोहन का मसाला करके एक नाटक करता हूँ, जो कि 95-100 मिनट्स का मोनोलॉग है। तो उसमें यंग मोहन की ही बात करते हैं हम। तो उससे काफ़ी कुछ मेरी तैयारी हो गई थी। तब मैं नहीं जानता, जब 2015 में प्लेन शुरू किया नाटक ये, कि मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा। दूसरा ये था कि हम जिस मोहन की जर्नी बता रहे हैं ना, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उनका साउथ अफ्रीका में जितना भी उन्होंने काम किया है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। तो मेरी तैयारी सिर्फ ये थी कि मैं उन्हें अपने दिमाग में महात्मा ना बनाऊं, मैं उन्हें अपने दिमाग में फादर ऑफ द नेशन ना सोचूं। मैं एक ऐसे इंसान की कहानी कहने जा रहा हूं जो मेरे जैसा है। आपने अपनी धर्मपत्नी के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। मैंने और भामिनी ने, हम सालों से थिएटर करते थे और सपना देखते थे कि कभी एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो स्क्रीन पे साथ में काम करने का मौका मिलेगा, पर हमने नहीं सोचा था कि वो मौका गांधी वेब सीरीज़ में मिलेगा, जहां वो कस्तूर कर रही है, मैं मोहन कर रहा हूँ। रिसेप्शन कैसा रहा टोरंटो में वेब सीरीज़ का? टोरंटो में हमने पहले 2 एपिसोड दिखाए हैं, और जिस तरह से यहाँ के लोगों ने और इसे सराहा है, जिस हिसाब से उनका रिएक्शन था, हमें बहुत बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला है यहाँ पर। स्टैंडिंग ओवेशन एक बहुत बड़ी बात होती है, और जब एक भी आदमी उठ के
कहीं हिला नहीं है। 2 घंटा स्ट्रेट बैठ के उन्होंने 2 एपिसोड देखे हैं और जिस हिसाब से उन्होंने छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया है, जिस हिसाब से बाद में उनसे बात भी हुई, मुझे लगता है जो हम चाहते थे वो काफ़ी हद तक हो पाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारी बातचीत प्रतीक गांधी के साथ, जिन्होंने महात्मा गांधी का रोल अदा किया है गांधी वेब सीरीज में। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। और अब खबरें खेल जगत से। संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में आज से क्रिकेट एशिया कप शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। इस बार का एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। आज पहले मैच में अफगानिस्तान का सामना हांगकांग से होगा। भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को UAE के खिलाफ खेलेगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम तैयार है एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता एशिया कप के आयोजन के लिए। एशिया की शीर्ष 8 टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मुकाबले के साथ प्रतियोगिता का आगाज होने जा रहा है। 19 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का फाइनल 28 सितंबर को होगा। इस बार का एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। इससे पहले भी 2 बार ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला गया है। दरअसल जिस भी फॉर्मेट का वर्ल्ड कप अगली बार होना होता है, उसी फॉर्मेट पर एशिया कप होता है। अगले साल यानी 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, इसलिए एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में हो रहा है। इस बार प्रतियोगिता में 8 टीम हिस्सा ले रही हैं। 2023 के संस्करण में सिर्फ 6 टीम उतरी थी। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, हांगकांग और UAE के बीच क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान को रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग को रखा गया है। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी, जहां वे सभी एक दूसरे से खेलेंगी। सुपर 4 से शीर्ष 2 टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी भारत और पाकिस्तान हॉट फेवरेट मानी जा रही हैं। दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। एशिया कप में भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को UAE से, जबकि पाकिस्तान 12 सितंबर को ओमान से खेलेगा। हालांकि क्रिकेट प्रेमियों को भारत पाकिस्तान महामुकाबले का इंतजार है, जो 14 सितंबर को होना है। इस बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार भिड़ सकती हैं। भारत पाकिस्तान की टीम दूसरी बार सुपर 4 स्टेज में भिड़ सकती है। अगर कोई उलटफेर नहीं हुआ तो अपने ग्रुप से दोनों सुपर 4 के लिए आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगी और सुपर 4 में दोबारा 21 सितंबर को भारत पाकिस्तान महामुकाबला हो सकता है। एशिया कप 2025 में अगर दोनों टीम फाइनल में पहुंचने में सफल होती हैं, तो वे तीसरी बार 28 सितंबर को भी भिड़ सकती हैं। भारत ने 2023 का एशिया कप जीता है और वो डिफेंडिंग चैंपियन है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम प्रतियोगिता के 17वें संस्करण में 9वीं बार खिताब जीतना चाहेगी। T20 में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है। टीम इंडिया ने अपने पिछले 40 में से 35 मैच जीते हैं। 2025 का एशिया कप 2026 के T20 विश्व कप की तैयारी की शुरुआत है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और मिड प्राइम में खबरें अभी और भी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके पास अपडेट लेके आएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान अभी जारी है। इस मतदान से जुड़ी कुछ खबरें होंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। साथ ही पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ। तो इन तमाम खबरों पर अपडेट भी आपके साथ होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे।
और मिड डे प्राइम में खेल की खबरों में भारत की महिला हॉकी टीम ने सिंगापुर को 12-0 से एक तरफा मुकाबले में हराकर महिला एशिया कप 2025 के सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से इस मुकाबले में नवनीत और मुमताज ने हैट्रिक लगाई। इसके अलावा नेहा ने 2 गोल और लालरेमियामी, उदिता शर्मिला और रतुजा पिसाल ने भी एक गोल करके टीम की जीत में अहम योगदान दिया। अब अगले मुकाबले में भारतीय महिला टीम 10 सितंबर को सुपर 4 के लिए पूल ए की दूसरे स्थान की टीम से भिड़ेगी। काफा नेशंस कप 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारतीय टीम ने तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में ओमान को पेनल्टी में 3-2 से मात दी। निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 से बराबर रहने के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने काफका नेशंस कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय फुटबॉल टीम को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, भारत के लिए गर्व का क्षण, काफा नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीतने पर हमारी पुरुष फुटबॉल टीम को हार्दिक बधाई। भारतीय फुटबॉल का एक नया युग है ये। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। पहले दौर में सिंधु का सामना यूरोपियन चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से होगा। वहीं पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन पर उम्मीद टिकी रहेगी। लक्ष्य सेन इस साल किसी भी प्रतियोगिता के फाइनल में नहीं पहुंच सके हैं। पुरुष युगल वर्ग में सात्विक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दावेदारी पेश करेगी। चिराग सात्विक की 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी का सामना पहले दौर में चीनी ताइपे की जोड़ी से होगा। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी न्यूज पर। वक्त बदला है, तेवर नहीं, रोटूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ 2 टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सीएम ने आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया। आंगनबाड़ी सहायिका का 4,000 रुपए से 4,500 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार की राशि भी स्वीकृति मिली है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में राजस्व भूमि सुधार विभाग में 3,303 राजस्व कर्मचारियों के पदों की भर्ती के लिए मंजूरी मिली है। इसके लिए 131 करोड़ 74 लाख 21,368 रुपए की स्वीकृति मिली है।
वहीं राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायत में विवाह मंडप का निर्माण कराने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 50 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट की बैठक में फेलोशिप योजना की स्वीकृति मिली है। शवदाह की स्थापना और संचालन के लिए 1 रुपए के टोकन राशि पर 33 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर देने की स्वीकृति मिली है। मुंगेर जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 466 एकड़ भूमि अधिग्रहण, जीविका मुख्यालय भवन पटना के निर्माण के लिए 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत बिहार आकस्मिकता निधि से 1 अरब रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश में है। इस समय कांगड़ा में हवाई सर्वेक्षण करते हुए प्रधानमंत्री के ये दृश्य सामने आए हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में बड़ी तबाही इस मॉनसूनी बारिश ने पहुंचाई है। अब तक का जो आंकलन है उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 205 मौतें बारिश से संबंधित घटनाओं जैसे भूस्खलन, अचानक बाढ़ के आने से, बादल फटने से, बिजली गिरना, करंट लगना, इन तमाम आपदाओं से संबंधित कारणों से हुई हैं। कुल 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 41 लोग लापता हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सोमवार तक का जो आंकलन है उसके मुताबिक जो एक तरह से जो नुकसान हुआ है उसका जो आंकलन किया गया है उसमें 444 सड़कें अवरुद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं उन तमाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जहां भीषण तबाही लेके ये मॉनसून की बरसात आई है। और इस तबाही में जो बड़े नुकसान हुए हैं उसमें तकरीबन 744 सड़कें हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है। NH3, NH70 और NH 305 शामिल है। वहीं कुल्लू जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है जहां 200 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। उर्मिलेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, प्रधानमंत्री इस समय बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से पुनर्वास कार्यों पर बातचीत करेंगे और एक आंकलन राज्य सरकार ने, राज्य आपदा प्राधिकरण ने प्रस्तुत करने के लिए रखा है। एक प्रस्तुति भी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी प्रधानमंत्री को। क्या अपडेट आपके पास? जी ऋतु, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो है आज सुबह यहाँ पे जो प्रभावित क्षेत्र था उनका जो है हवाई जो है सर्वेक्षण किया है और साथ ही जो है अब जो है यहाँ पर पहुंचे हैं जहाँ पर कि ये कांगड़ा है। कांगड़ा में यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। तमाम आला अधिकारी और हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जो यहाँ पर हैं, जयराम ठाकुर, वो भी मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे जो प्रभावित लोग हैं, जिन्होंने कि अपना बहुत कुछ खोया है इस प्राकृतिक आपदा में। तो निश्चित तौर से ऋतु, और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो आपदा मित्र हैं उसमें NDRF है, SDRF है और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। और साथ ही दूसरी बात यह है कि देखिए, जैसे कि आप भी दर्शकों को बता रहे थे, और क्योंकि ये तरीके से प्राकृतिक आपदा ने अभी तक सबसे जो है ज्यादा असर किया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के कई राष्ट्रीय राजमार्ग और कई जो राज्य राजमार्ग गवर्नमेंट के जो होते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, उसको बहुत क्षति पहुंची है। और सबसे बड़ी बात यह है ऋतु की यहाँ पर देखिए हिमाचल 2 चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं। वो जो है हिमाचल के सेब के लिए जाना जाता है, हिमाचल के टूरिस्ट के लिए जाना जाता है। लेकिन टूरिस्ट जो है जब आपदा यहाँ पर आई है तो निश्चित तौर से तमाम टूरिस्ट यहाँ पर आना बंद हो गए। और साथ ही अगर बात की जाए सेब की फसल की, तो सेब के जो किसान हैं उन किसानों को भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है, क्योंकि सेब की फसल जो है इस समय
खेत से तोड़ने का सीजन है ये, और ये जो है यहाँ से मंडियों में जाता है, कोल्ड स्टोरेज में जाता है, लेकिन सड़कें यहाँ पर जो है, अधिकांश सड़कें यहाँ पर जो है टूटी हुई हैं, क्षतिग्रस्त हैं, तो लिहाजा ये एक बड़ी चुनौतियां हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ से जो है केंद्र की तरफ से एक टीम यहाँ पर जो है हाई लेवल कमेटी यहाँ पर भेजी गई है, जो पिछले 3-4 दिनों से हिमाचल में घूम रही है और तमाम जो नुकसान हुआ है, जो प्रभावित एरिया है वहां जा रही है, और उसका जो है अध्ययन करके एक रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपेगी, केंद्र सरकार को। साथ ही जो है प्रधानमंत्री ने भी इससे पहले लगातार यहाँ की सरकार की जो है कि राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ से जो जेपी नड्डा जी उनसे जो है यहाँ के हालात की जानकारी ले रहे थे। आज स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, कहीं ना कहीं उनका इससे हौसला बुलंद होगा, क्योंकि देखिए ये प्राकृतिक आपदा से कहीं ना कहीं हिमाचल में जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हिमाचल में लगभग 300 से अधिक लोगों ने जो है जानें गंवाई हैं, कई सारी सड़कें यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है, किसानों को भारी नुकसान हुआ है, तो वो जो है उनका हौसला कहीं ना कहीं जो अफजाई करने के लिए ये कह सकते हैं, और वो जो मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं उनको एक हौसला मिलेगा, उनको जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के यहाँ आने से ढाढ़स बंधेगा, और प्रधानमंत्री स्वयं जो है प्रभावित लोगों से जब बात करेंगे, उनकी जो है परेशानियां सुनेंगे, उनकी जो है तमाम जो समस्याएं उस समय जो उन्होंने झेला है प्राकृतिक आपदा के बीच, वो आप बीती भी जो है प्रधानमंत्री सुनेंगे। इससे यहाँ पर जो है अब उसके बाद जो है रिव्यू मीटिंग होगी हाई लेवल, यहाँ पे तमाम चीफ सेक्रेटरी है, यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कई सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, और तमाम एक जो है पूरी जो कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है उसके आकलन की जो है दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपदा हुई है, कितनी जगहों पे हुई है, कैसे हुई है, वो भी एक यहाँ पर प्रेजेंटेशन रखा गया है, जिस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री के सम्मुख जो है पेश किया जाएगा। ऋतु उर्मिलेश, हालांकि हम जानते हैं कि देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश ने तबाही मचाई, लेकिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो ऐसे राज्य रहे जहां ये तबाही एक तरह से पिछले कई दशकों के बाद इस तरह की मानसूनी तबाही देखी जा रही है, जिसमें शिमला में औसत 111% और कुल्लू में 116% अधिक बारिश हुई है। और अभी तक का जो आकलन आ रहा है, इस पूरी बरसात से जो नुकसान हुआ है, सड़कों, मकानों, बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में करीब करीब जो आकलन किया गया है वो 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लिए रवाना होने से पहले एक ट्वीट कर अब जितना नुकसान हुआ है, जानमाल का नुकसान हुआ है, लोगों को जिस तरह का नुकसान हुआ है, उस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हर सहायता के लिए केंद्र सरकार साथ खड़ी है। ऐसे में उम्मीदें काफी हैं प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से ऋतु। देखिए, जब यहाँ पे लगातार जो है प्राकृतिक आपदा आ रही थी, उस समय भी जैसे कि मैं पहले भी आप दर्शकों को बता रहा था कि लगातार प्रधानमंत्री जो है यहाँ की जो राज्य सरकार है उनके मुख्यमंत्री, यहाँ के हिमाचल के मुख्यमंत्री से और यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री आते हैं, सांसद जो है केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनसे लगातार बात कर रहे थे कि नजर बनाए हुए थे यहाँ पर कि किसी भी तरीके से कोई भी जरूरत अगर केंद्र सरकार की तरफ से चाहिए तो हर संभव मदद की बात जो है प्रधानमंत्री ने की थी। और इसी को देखते हुए पिछले कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर अमित शाह जी ने खुद जो है वो दल जो यहाँ पे भेजा है, हाई लेवल कमेटी भेजा है, जो यहाँ पर जो है पूरे पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार हिमाचल भवन में जो है हिमाचल जो है प्रदेश में घूम रहा है, जगह जगहों पे जा रहा है और वो जहां नुकसान हुआ है, जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी बात कर रहा है। और दूसरी बात ऋतु, जैसे कि मैं पहले भी दर्शकों को बता रहा था कि प्रधानमंत्री के यहाँ आने से और बाढ़ पर जो प्राकृतिक आपदा से जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों से बात करके कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक रूप से कह सकते हैं कि वो एक दुख उनको हुआ है, आर्थिक और जो है अपनों को कई लोगों ने खोया है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक ढाढ़स बनेगा प्रधानमंत्री के जो है यात्रा से या ये कह सकते हैं हिमाचल आने से। और तमाम जो पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित लोग अपनी बात भी जो है प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे, क्योंकि कई लोग यहाँ पर हम अभी जो है जिनसे बात की है, कई लोग यहाँ पर ऐसे आए हैं जिनकी की एक जो है अपना सब कुछ खो दिया है, कुछ भी उनके पास नहीं है, तो अपनी परेशानी जब प्रधानमंत्री के साथ सामने रखेंगे। क्योंकि हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितने भी प्राकृतिक आपदा में जो भी है जिस तरीके से भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। देखिए, हम जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा को जो है टाला नहीं के हाथ में होता है। इस प्राकृतिक आपदा में जो है कहीं ना कहीं यहाँ भारी नुकसान हुआ है, चाहे वो किसानों का हुआ हो या कई लोगों ने, जैसे कि अगर कुल्लू की बात की जाए, मनाली की बात की जाए, चंबा की बात की जाए, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे कि लोगों के जो है घर चले गए हैं, दुकानें चली गई हैं, कई जो बिजनेसमैन हैं उन बिजनेसमैनों का बहुत नुकसान हुआ है।
तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की यहाँ आने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे जब जो है केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी, आज भी यहाँ पर तमाम आला अधिकारियों से यही बात होगी कि जो जितनी भी यहाँ पर नुकसान हुआ है, जितनी भी आपदा में जो है जिन लोगों का, चाहे वो मकान गई हो, दुकान गई हो, या तमाम और किसान हैं, किस तरीके से वो प्रभावित हुए हैं, अलग अलग तरीके से जो भी प्रभावित हुआ है, इससे उनको जो है हर संभव जो है मदद केंद्र सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर देने की बात प्रधानमंत्री कहेंगे आज। और जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के 23 जिले इस समय बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित हैं। उर्मिलेश, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी उम्मीद लगाए हुए हैं, जो आकलन हुआ है उसके बाद केंद्र से मदद की उम्मीद है। हम ये भी जानना चाहेंगे किन किन इलाकों से बाढ़ प्रभावित लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी आप बीती बताना चाहते हैं। साथ ही हमने देखा कि इस पूरे दौरान, जिस दौरान बादल फटने से लेकर मानसून की बारिश से जो तबाही हुई, भूस्खलन हुआ, बाढ़ हुआ, उसमें किस तरह से सेना और तमाम वो जो आपदा प्रबंधन की एजेंसियां हैं, उन्होंने तुरंत त्वरित एक तरह से राहत और बचाव कार्य में योगदान दिया है। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, अगर बात की जाए आपदा प्रबंधन की, तो यहाँ पर जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, आपने भी और तमाम दर्शकों ने भी देखा होगा, जो विजुअल हम दिखाई दे रहे थे कि जो है केवल जो है दुकान का या होटल का बोर्ड ही रह गया था, उसका नेम प्लेट ही रह गई थी, बाकी पीछे से पूरा का पूरा जो है वो बह गया था। ऐसे जो है, चाहे मंडी की बात करें, कुल्लू की बात करें, या फिर आपके मनाली की बात करें, या चंबा, या अलग अलग जगहों पे, तो यहाँ पे SDRF और NDRF ने जो है सबसे बड़ा काम किया है। सिविल सोसाइटी की जो है यहाँ पे काम किया है, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके कई लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाला है। और कई लोग जो यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आ रखे हैं, जो PM से मिलने के लिए यहाँ पर अपनी बात भी रखेंगे, किस तरीके से जो है वहाँ पर आपदा से वो लोग जो है दिक्कत में है, परेशानी में है, कैसे वो आपदा उनके जो है सामने एक जो है खड़ी हुई है, तो वो सारी बातें प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि NDRF के लोग जो है जिस तरीके से यहाँ पर काम किया है, देखिए अभी जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जो है एक बच्ची आ रखी है, जिसने कि अपनी दादी को, अपनी माँ को, अपने पापा को जो है खो दिया है, और पूरे तरीके से जो है उनका घर मलबे में दब गया था। और ये बच्ची जो है घर के अंदर ही जो है बैठी रही, और लोगों ने फिर देखा तो उसकी बुआ फिर जो है, उसकी बुआ जो है इसको ये लेकर के प्रधानमंत्री के सामने यहाँ मिलने आ रखी है। इस तरीके से हमने कई जो है लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत कुछ अपना खो दिया है। उन खोए हुए लोगों के बीच में जो है NDRF ने जितना काम किया है वो निश्चित तौर से काबिले तारीफ है, सराहनीय है, क्योंकि ऐसी विपत्ति की घड़ी में NDRF, SDRF और तमाम हमारे जो आपदा प्रबंधन के लोग थे वो उनके साथ खड़े थे। उनको जो है वहां से रेस्क्यू करना, उनको खाना पहुंचाना, उनको तमाम जो है रसद सामग्री उनके घर तक पहुंचाना, तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं ऋतु की आपदा प्रबंधन में चाहे NDRF हो, SDRF हो, तमाम लोगों ने जो है इसमें बड़ी भूमिका निभाई है, सराहनीय काम किया है। जी उर्मिलेश, हम जानते हैं आज देश में 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला वोट डाला, और वोट डालने के बाद वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने एक तरह से एक आश्वासन दिया अपने ट्वीट के जरिए, उस संदेश के जरिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोगों को कि वो जब पहुंच रहे हैं सर्वेक्षण के बाद पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे, प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, उन इलाकों के नुकसान का आकलन किया जाएगा, और इसके बाद केंद्र हर संभव मदद के लिए साथ मौजूद है। इस तरह का एक आश्वासन, एक भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रवाना होने से पहले ही दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस हवाई सर्वेक्षण में वो कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें प्रधानमंत्री इस हवाई सर्वेक्षण के जरिए जिसका आकलन ले रहे हैं, मौजूदा स्थिति को देख रहे हैं? जी ऋतु, बिल्कुल, देखिए एक बात तो ये है ऋतु की हम स्पष्ट तौर से जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है आपदा को लेकर के जिस तरीके से, चाहे हिमाचल की हो, इससे पहले हमारे पास जो है वायनाड का भी जो है हमारे सामने जो है जिस प्रकार की आपदा आई थी केरल में, और प्रधानमंत्री जो है सीधा वहां पहुंच करके लोगों से बात की थी। वहां पे भी जो है प्रधानमंत्री ने जो है एक हाई लेवल मीटिंग की थी। तो ये कह सकते हैं कि सरकार लगातार, केंद्र सरकार की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए, तो प्रधानमंत्री लगातार इन यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के तमाम जो एजेंसियां जो
लगी हुई हैं आपदा प्रबंधन में, जो लगी हुई हैं इस मुसीबत की घड़ी में जो है लोगों की मदद करने के लिए, उनके तमाम आला अधिकारियों से बात की है। तो निश्चित तौर से आज जो है जैसे प्रधानमंत्री ने कई जो एरियाज हैं ऊपर के कह सकते हैं, चंबा है, भरमौर है, लाहौल है, स्पीति है, उसके अलावा जो है मंडी है, कुल्लू है, मनाली है, किन्नौर का इलाका है, ये कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं ऋतु जहां के प्रधानमंत्री ने जो है हवाई जो है सर्वेक्षण किया है। और उसके बाद अब जो है यहाँ पे पहुंच करके जो है अभी यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं और बैठक करेंगे। दूसरी बात यह है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री की भी एक उम्मीद है कि वो जो है वो भी यहाँ पे अपनी बात रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे जयराम ठाकुर है, वो भी प्रधानमंत्री के सामने जो है जो आपदा यहाँ पे करके बात करेंगे और यहाँ पे जो है एक प्रेजेंटेशन रखेंगे। दूसरी बात यह है ऋतु की, जिस तरीके से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है लगातार उन इलाकों में जो है, चाहे वो यहाँ का हो या दूसरे राज्यों का, हमने देखा है कि जहाँ भी आपदा आती है प्रधानमंत्री उसको इनिशिएटिव लेते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की तमाम बॉडीज, जो भी हाई लेवल बॉडीज होती है, चाहे वो जो है वहाँ के गवर्नर हो या फिर एलजी हो या अदर जो भी जो है हाई लेवल का जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, उनसे लगातार बात करते हैं। तो ऐसे ही हिमाचल में भी जिस तरीके से जैसे ही आपदा आई है, लगातार प्रधानमंत्री ने यहाँ जो है हर संभव जो मदद है उसका आश्वासन पहले ही दिन दे दिया था। और आज जब यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, निश्चित तौर से यहाँ के लोगों को जो है उन्होंने ये ढाढ़स और ये विश्वास दिलाया है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है, हर संभव आपको मदद की जाएगी। और जितना भी जो भी केंद्र जो है लोगों को जो है, चाहे पुनर्वास का हो, क्योंकि देखिए इसमें कई सारे घर जो है इस आपदा की जद में आए हैं ऋतु, कई सारे लोगों के घर चले गए हैं, दुकान चली गई है, फसलें तबाह हो गई हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को एक ढाढ़स बनाएंगे कि आप निश्चिंत रहिए, आपके जो है इस विपत्ति की घड़ी में जो है मैं आपके साथ खड़ा हूं, केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है। और जो है क्योंकि ये जो है हमने पिछले तमाम जो आपदाएं आई है उन आपदाओं में भी देखा है कि प्रधानमंत्री जो है तुरंत जो है इनिशिएटिव अपने आप से लेते हैं और सीधा वहां के, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वहां के गवर्नर हो या वहां के आला अधिकारी हो, सीधा बात करते हैं, हर संभव मदद भी भेजते हैं। तुरंत जो है मदद जो है केंद्र सरकार की तरफ से पहुंचाई जाती है, चाहे वो तब सेना के डिमांड करे, चाहे तब वो एनडीआरएफ का करे, एसडीआरएफ का करे, जो भी होता है केंद्र सरकार की तरफ से वो पूरी मदद जो है फौरी तरह जो है यहाँ पहुंचाई जाती है आपदा के जो स्थान है वहां पर। तो आज भी जो है प्रधानमंत्री का यहाँ पर जो है आगमन से यहाँ के लोगों में काफी उम्मीदें हैं। उनको जो है लगता है कि उनका जो है ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री ऐसे दुख की घड़ी में जो है उनके साथ खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका जो हौसला टूट गया था, उस हौसला को वापस लाने में प्रधानमंत्री का ये हिमाचल दौरा ऋतु। जी उर्मिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर रहा है। और हम जानते हैं कि 2002 में भुज में जिस तरह से भूकंप आया था उर्मिलेश, उसके बाद से प्रधानमंत्री ने हमेशा से बतौर मुख्यमंत्री और उसके बाद भी एक आपदा प्रबंधन तंत्र को विकसित करने की बात की। एनडीएमए की स्थापना के बाद राज्यों में एसडीआरएफ की स्थापना की गई और साथ ही साथ इस सफर में 2008 के बाद से आगे बढ़ते हुए आपदा मित्रों को एक तरह से ट्रेन किया गया। प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले जो पहला एक तरह से सहायता हो सकती है वो स्थानीय लोगों से हो सकती है। तो उन स्थानीय लोगों में आपदा मित्र तैयार किए गए और प्रधानमंत्री आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्रों से भी मुलाकात करेंगे। उनकी एक बड़ी भूमिका रही है इस तरह की प्राकृतिक आपदा में स्थानीय लोगों को बचाने की, पुनर्वास में, राहत और बचाव कार्य में एक तरह से अग्रणी रहे हैं आपदा मित्र। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए ऋतु, क्योंकि आपदा मित्रों को जिस तरीके से ट्रेनिंग दी गई और पिछले अगर बात की जाए 2014 के बाद, तो लगातार प्रधानमंत्री जो है इस दिशा में काफी फोकस रहा है। क्योंकि जब भी आपदाएं आती है, अगर वहां पे जिस तरीके से, क्योंकि एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो, हालांकि वो काफी दूर हो या काफी पास हो, ये जो है सवाल ये है कि अगर वहां का स्थानीय आदमी अगर आपदाओं के बारे में जानता हो, आपदाओं के बारे में उसको जो है कुछ उसकी समझ होगी, तो निश्चित तौर से जब तक वहां पे, क्योंकि एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो, दूरी अगर रहेगी तो वो दूरी जो है तब तक जो है जो आपदा मित्र हैं वो वहां पर अगर उनकी जो है ट्रेनिंग सही से हुई है, उनको अगर समझ है आपदा से निपटने की, तो निश्चित तौर से वो जो एक काफी रिलीफ जो है वहां पर दे सकते हैं। और ये जो है देखा गया है प्रधानमंत्री की इस विजन को, जब ये आपदाएं, चाहे वो हिमाचल की हो या चाहे पंजाब की हो या फिर चाहे आपके जो है केरल की वायनाड की हो, आपदा मित्रों की एक बड़ी भूमिका रही है। वो जो है हर संभव जब तक, क्योंकि अगर इससे
ज्यादा की चाहिए, सेना की जरूरत पड़ती है तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार तुरंत सेना भी भेजती है। लेकिन आपदा मित्रों को जिस तरीके से पिछले सालों में जो है ट्रेन किया गया, ट्रेनिंग दी गई, और अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी, दिल्ली में हो चाहे राज्यों के स्तर पर, केंद्र सरकार की चाहे दिल्ली में हो या राज्यों में हो, आपदा मित्रों को लगातार जो है ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग का देखा जा रहा है कि वो जो है ग्राउंड पे जो है काम करते हैं। तो ये एक विजन है प्रधानमंत्री का कि अगर स्थानीय सिविल सोसाइटी के लोगों से ही आपदा मित्र निकाले जाएं, आपदा मित्र चुने जाएं, आपदा मित्रों को जो है ट्रेनिंग दी जाए, उनको ट्रेन किया जाए, तो वो जो है आपदा, क्योंकि कह के नहीं आती है ऋतु, यो है प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं वो कोई बता के नहीं आते हैं, लेकिन हाँ जरूर है कि नीति हम बना सकते हैं, उससे निपटने के उपाय हम बना सकते हैं। और वही जो है प्रधानमंत्री का विजन दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री ने जो है SDRF हो चाहे NDRF हो या फिर आपदा मित्र हो, आपदा मित्र जैसे विजन दे करके कहीं ना कहीं जो है आपदाओं की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को जो है अपनी नीतियों को बना करके जो है उन चुनौतियों से निपटने का जो है एक तरीका ढूंढा है, एक ये कह सकते हैं कि विजन दिया है, एक विचार दिया है। और वो आज जो है आपदा कहीं ना कहीं जिस प्राकृतिक आपदा में आपदा मित्र जो के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो नीति बनाई गई है उसे जमीन पे उतारा गया है, जो विचार बनाया गया था किस तरीके से हमारा ढांचा हो, अगर कोई आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, उनसे निपटने के लिए स्थानीय लोग किस प्रकार से उसमें शरीक हो सकते हैं, किस प्रकार से जो है वो वहां पर बचाव कर सकते हैं जब तक हमारी और एजेंसियां वहां पहुंचे। तो निश्चित तौर से आपदा मित्र का जो विजन हो, SDRF का हो या फिर NDRF को विस्तार देने का या उनको जो है पूरी सहूलियत देने की, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का इसमें बड़ा दिया है। और इससे जो है आपदाओं में, आपदा तो कोई भी आदमी की बस में नहीं होता है ऋतु, लेकिन उससे निपटने के जो नीतियां हैं, उससे निपटने के लिए जितनी तैयारियां हैं, वो तैयारियां कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का एक विजन रहा है और प्रधानमंत्री ने दिखाया है। और केंद्र सरकार का एक बड़ा जो है इसमें रोल रहा है। इन तमाम चाहे वो आपदा मित्र हो, SDRF हो या NDRF हो, इनको समय समय पर ट्रेनिंग देना, इनको समय समय पे जो है इनकी ट्रेनिंग के साथ साथ जो है इनको जो है तमाम आपदाओं के क्षेत्र में जो है इनको ट्रेन करना, ये एक बड़ा विजन प्रधानमंत्री का दिखाई देता है यहाँ पे। जी उर्मिलेश, भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिनकी टोपोग्राफी ऐसी है कि जिसमें भूस्खलन है, बादल फटना है, मॉनसून की बारिश है, उससे कमोबेश हर साल ही नुकसान होता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में ये माना जा रहा है कि इस बार की औसत से ज्यादा लगभग एक बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में बारिश हुई है, जो कि औसत से ज्यादा तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 113-116% जो बरसात हुई है सामान्य से ज्यादा, वो एक बड़ी तबाही लेके आई है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये हवाई सर्वेक्षण एक मौका वो भी होगा जब आप आपदा प्रबंधन के लिए जो तमाम एजेंसियां जिस तरह से काम करती हैं, टेक्नोलॉजी के नए इस्तेमाल के साथ, पूर्वानुमानों के किस तरह से नए इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी के साथ ही उसे शामिल करते हुए उन तमाम एक तरह से एजेंसियों के कामकाज का, उनके पूर्वानुमान का किस तरह से बेहतर जमीन पे असर हुआ, यानी कि पूर्वानुमान के जरिए किस तरह से तमाम आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने समय से पहले प्रभावितों को इस इलाके से बाहर निकाला, इन तमाम पहलुओं का भी आकलन प्रधानमंत्री के सर्वेक्षण के साथ और सर्वेक्षण के बाद की जो बैठकें होंगी उसमें निकलेगा। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, आज अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है लगातार टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और लगातार जो है तमाम जो अपनी एजेंसियां हैं उनको टेक्नोलॉजी से लेस करने की बात करते हैं कि इनको टेक्नोलॉजी को जो है मिलनी चाहिए, इनको टेक्नोलॉजी जो है इनको जो है टेक्निकल तरीके से ये ट्रेन होने चाहिए, और वो दिखाई भी दिया है। देखिए ऋतु, एक टाइम ये था कि जब मैट डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग का जो है पूर्वानुमान जो होता था उस पर जो है बहुत कम हुआ था, लेकिन आज आप देखिए मैट डिपार्टमेंट अधिकांश देखिए, क्योंकि जैसे बारिश की अगर बात हो या कोई जो है मैट डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जो बातें हैं, प्राकृतिक आपदाई की बात अगर की जाए तो आज आप देखिए कि मैट डिपार्टमेंट इतना जो है टेक्निकल तरीके से ये कह सकते हैं कि अब अपग्रेड हुआ है या साउंडली हुआ है या बोल्ड हुआ है कि वो जो है कहीं ना कहीं आज पहले चेतावनी दे देता है और सतर्क होने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है। ये जरूर बात है, देखिए कि अगर हम टेक्निकल तरीके से ट्रेन होंगे तो आधा से ज्यादा जो है कहीं ना कहीं हम जो बड़ी आपदा को है वो कम जो है हमारा नुकसान तो भले कर सकती है, लेकिन जो जान का नुकसान है या माल का नुकसान है उसे कम कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी से। और यही प्रधानमंत्री का विजन रहा है कि जो है जो तमाम एजेंसी SDRF हो, NDRF हो
या जो आपदा मित्र हो, उसके अलावा भी तमाम अपनी एजेंसियों को जो है टेक्नोलॉजी के उसमें ट्रेंड किया जाए, टेक्निकल तरीके से उनको जो है ट्रेंड किया जाए, और उसका प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जो आपदा मित्र हो, या फिर मैट डिपार्टमेंट हो। मैट डिपार्टमेंट की बड़ी भूमिका रहती है। देखिए कि मैट डिपार्टमेंट अगर चेतावनी देता है तो आज हम उस पर गौर करते हैं, और वो कहीं ना कहीं बारिश हो या फिर आंधी तूफान हो या फिर बादल फटने की घटना हो या फिर अत्यधिक बारिश का हो, रेड हो या ऑरेंज हो या ग्रीन हो, जो भी हो, उसको जो है आज सटीक कहीं ना कहीं जो है सटीकता के जो है करीब रहता है मैट डिपार्टमेंट। ये टेक्नोलॉजी का ही एक बड़ा हिस्सा इसमें है। ये भी बड़ा एक हिस्सा है कि हमारी तमाम जो एनडीआरएफ है उसको भी जो है तमाम टेक्निकल चीजें जो है उसके पास है, उसको समय समय पर टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना, टेक्नोलॉजी से उनको ट्रेनिंग देना। उसके अलावा जो एसडीआरएफ है तो निश्चित तौर से टेक्निकल चीजों को जो है इनके बीच में लाना, अपनी एजेंसियों के बीच में, ताकि जो आपदा की घड़ी हो पहले तो वो जो है उनसे पहले हम लोग जो है सतर्क हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी जो है टेक्नोलॉजी रहेगी तो हम में फौरी तौर पे जो है मदद पहुंचाने की बात हो या फिर लोगों की बचाने की बात हो, या फिर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है आपदा से जो है कहीं ना कहीं उनको जो है दूर रखा जाए, आपदा से जो है बचाया जाए। तो एक कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन में या फिर जो है तमाम और एजेंसियों में प्रधानमंत्री का लगातार ये विचार रहा है कि अधिक से अधिक जो है इनको टेक्निकल तरीके से जो है ट्रेन किया जाए, जिससे कि समय आने पे जो है ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके। ऋतु जी, उर्मिलेश, हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों की एक बड़ी आजीविका का स्रोत पर्यटन क्षेत्र है। जिस तरह की तबाही पिछले कुछ समय में हिमाचल प्रदेश में हुई है इस मॉनसून की बरसात के दौरान, भूस्खलन, बादल फटने से और बिजली के गिरने से, तब जो बड़ा नुकसान हुआ है उसको लेकर जब प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावितों से बातचीत करेंगे और अपने इस दौरे के दौरान समीक्षा बैठक में जब शामिल होंगे तो लोगों को उम्मीद है कि किस तरह से उन्हें एक बड़ी सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के 23 जिलों में 23 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़, भूस्खलन, बरसात, बादल फटने से जो बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के 23 जिलों में हुआ है, अलग अलग जिलों के लोग प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री इस समय बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वालों में 11 महीने की नितिका भी शामिल है, जो अब से थोड़ी देर पहले आपको दृश्य में प्रधानमंत्री की गोद में एक बच्चा दिखाई दिया जिसने कांगड़ा में आई विनाशकारी बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया। 30 जून और 1 जुलाई की मध्यरात्रि को मंडी जिले के गोहर उपमंडल के तलवाड़ा गांव में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ में वो चमत्कारी रूप से बच गई थी। ये वो बच्ची है जो 11 महीने की है, जो इस बाढ़ और भूस्खलन में चमत्कारी ढंग से बची। उसके परिवार वाले उस बच्ची को लेकर प्रधानमंत्री से मिलवाने लाए। इस समय आप देख रहे हैं हिमाचल के प्रभावित जिलों के लोग अपनी आप बीती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के अपने दौरे से पहले ही सोशल मीडिया पर एक्स पोस्ट में ये कहा था कि जिस तरह से इतनी बड़ी तबाही हुई है, इसमें प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार साथ खड़ी है। एक भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश के इन 23 जिलों में देखा गया है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के घर तबाह हो गए हैं। इस तबाही में लोगों की आजीविकाएं खत्म हो गई हैं। ऐसे में प्रभावित लोग प्रधानमंत्री से जब मिलने आए हैं तो अपनी अपनी गुहार लेके आए हैं। इन तस्वीरों में आप जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को देख रहे हैं, सांसद कंगना रनौत भी मौजूद हैं, तमाम अधिकारी गण मौजूद हैं, प्रभावित इलाकों से तमाम लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे थे, आप बीती बताना चाह रहे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कांगड़ा में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी प्रधानमंत्री मिलेंगे। और उर्मिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की प्रभावित लोगों से और इसमें शामिल वो 11 महीने की बच्ची भी है जो एक चमत्कारी तरीके से बची इस पूरी आपदा में। जी ऋतु, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे जो है आज प्रधानमंत्री जो है पूरे हिमाचल का हवाई सर्वेक्षण करके अब कांगड़ा पहुंचे हैं। यहाँ पे जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों से मिले हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पे आए हैं। और जिस बच्ची का आप जिक्र कर रहे थे तो निश्चित तौर से वो बच्ची हमने देखी, प्रधानमंत्री ने उस बच्ची ने अपने जो है सारे घर वाले खोए हैं और अभी वो जो है आई है वो लगभग 2 साल 1 से 2 साल के बीच में उसकी उम्र है। वो जो है उसके दादा, उसके पिताजी और माताजी जो है उसमें जो आपदा आई है उस आपदा में जो है उनका जो है आपदा से वो प्रभावित हुए थे, उनकी जो है डेथ हो गई थी। और इस बच्ची को जो है यहाँ पर जो है ये आई है, इसकी बुआ इसको लेकर के आई है यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री ने उसको जो है गोदी में भी उठाया। प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि किस तरीके से हुआ, तो पूरे हादसे के बारे में जो है उस लड़की की बुआ ने जो है प्रधानमंत्री को जानकारी दी है कि किस तरीके से वहाँ पे जो है बादल फटा था और बाढ़ आई थी। पिताजी और दादी जो है जो थे वो बह गए थे, दब गए थे और ये जो है घर के अंदर ही बंद रही है। इसको जो है तमाम जो हमारे आपदा प्रबंधन की टीम थी उस टीम ने इसको निकाला है। देखिए ऋतु, प्रधानमंत्री ने जो है हर संभव जो है यहाँ पे जो प्रभावित लोगों से प्रधानमंत्री मिले हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार आपकी साथ पूरी तरीके से खड़ी है। इस जो है विपदा की घड़ी में, इस जो है जो प्राकृतिक आपदा आई है उस घड़ी में केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है और सिर्फ खड़ी ही नहीं है बल्कि हर संभव जो है मदद करेगी आपकी, जिस भी तरीके से जो है आप चाहेंगे, चाहे वो किसान हो या फिर जो है जिनके मकान बही है या कोई दुकानदार है या जो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, उसके बाद बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांगड़ा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से मुलाकात कर रहे हैं। आपदा मित्र टीम, ये टीम एनडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा तैयार की हुई है। ये प्राकृतिक आपदाओं में त्वरित एक तरह से कार्रवाई, सहायता, बचाव पहुंचाने के लिए आपदा मित्रों को तैयार किया गया है। आपदा मित्रों की असली परीक्षा इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं में होती है। ये ट्रेनिंग स्थानीय लोग, क्योंकि सबसे पहले पहली पंक्ति में होते हैं जो प्रभावितों को सहायता दें, बचाव करें और खुद का बचाव करें, इसलिए लोगों के बीच में से ही आपदा मित्रों को तैयार किया जाता है। मुख्यतः ये युवा होते हैं आपदा मित्र। आपदा मित्रों की सहायता से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी बचाव और राहत कार्यों में एक बड़ी मदद मिलती है। ये अग्रणी एक तरह से दूत होते हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के। साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अपनी तमाम तकनीकी सूझबूझ और आपदा रेजिलियंस को लेकर जिस तरह से पिछले कई सालों से अध्ययन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका एक बड़ा असर देखा गया है। जब जब भारत के तमाम राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं का असर हुआ है, तब किस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बचाव और राहत पहुंचा के लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला है, उसका एक बड़ा उदाहरण दिखाई देता है। जहां मंडी में बादल फटने की घटना में 11 महीने की बच्ची को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा मित्र की टीम से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और इसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ नुकसान के आकलन के साथ ही एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश पहुंचे। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर एक आकलन किया। बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनको हवाई सर्वेक्षण के जरिए उनका मुआयना किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से जो मिलने वाले आए थे उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत की, उनके दुख दर्द को जाना और उसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा मित्रों की टीम से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ रिव्यू बैठक भी की। हिमाचल प्रदेश में
प्राकृतिक आपदा मॉनसून की इस बारिश ने एक बड़ी तबाही मचाई। 23 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने, बिजली गिरने से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। साथ ही में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।